बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हम उनके साथ लाहौर में उनके घर पर मौजूद हैं। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब, मैं समझती हूँ कि सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ 92 से किया और आज तक स्टिल वो एक अच्छे सहाफ़ी होने के साथ साथ एक अच्छे तज्ज़ियाकार भी हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और एक स्पेशल बात जो है वो ये भी है कि APNA के वो रुवे रवां भी हैं और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। APNA आप जानते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सहाफ़ियों के हकूक़ की अलमबरदार है। तो आइए मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब से बात करते हैं पॉलिटिक्स पर, बात करते हैं पाकिस्तान की GDP पर, बात करते हैं आने वाले इलेक्शन पर और एक बहुत बड़ा एजेंडा जो आजकल स्टार्ट हुआ है। और वो एजेंडा क्या है कि अफ़गानियों को निकालने का जो एजेंडा लिया गया है, कितना उस पर अमल दरामद होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि इलेक्शन अनाउंस हुआ है, हालात मुल्क के आपके सामने हैं, आप एक अच्छे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपके नज़रिए से इलेक्शन होता हुआ नज़र आता है? जी, इलेक्शन ज़रूर होगा। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इलेक्शन जनवरी एंड पे, फरवरी फर्स्ट वीक किसी वक्त हो जाएगा। सर, मुझे जो इलेक्शन में डिले नज़र नहीं आता। जो सिचुएशन है मुल्क की, बैंक करप्ट होते जा रहे हैं और GDP बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। अगर अशिया खुर्दनोश की बात करें तो दिन ब दिन, डे बाय डे मैं समझती हूँ उनकी इंक्रीज़ हो जाना उनकी कीमतों में। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? हमारा मुल्क कौन सी नेज पर खड़ा है? देखिए जी, हालात ख़राब ज़रूर हैं, माली तौर पे पाकिस्तान मुश्किल में है और कर्ज़ों का बोझ भी है, लेकिन कुछ शहर के लोग भी जालिम हैं, कुछ हमें भी मरने का शौक़ भी है। जिस मुल्क 25 करोड़ की आबादी में अगर 20 लाख लोग टैक्स देते होंगे तो मुल्क तो नहीं 20 लाख लोग 25 करोड़ लोगों को नहीं चला सकते। जब 1 करोड़ लोग टैक्स देने लग जाएंगे तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ अभी तक FPR के तहत सिर्फ 20 लाख लोगों ने रिटर्न जमा कराई है, तो मैं तो नहीं मानता कि पाकिस्तान में सिर्फ 25 करोड़ लोगों में से 20 लाख लोग शायद बेरोज़गार हैं या जो जिनको रिटर्न, तो लोग टैक्स नहीं देते हैं। और अब वक्त आ गया है कि डंडे से टैक्स लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जी कि जो टैक्स फाइलर नहीं है, ना वो घर ले सके, ना गाड़ी ले सके, ना शादी कर सके, ना बैंक अकाउंट खोल सके, उसकी ज़िंदगी तंग कर देनी चाहिए। जब तक कि वो अपनी रिटर्न फाइल ना करे, आमदन असास से जो है वो हुकूमत को ना बताए, उसे पाकिस्तान में आप समझें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ तो ये सख्ती करनी पड़ेगी, इसके अलावा रास्ता नहीं है। सही सर, जिस तरह से मुल्की हालात है, अगेन मैं वही बात डिस्कस करूंगी कि इलेक्शन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो जेल में हैं और कुछ पार्टीज़ जो हैं वो नई हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से उन्होंने बैट की डिमांड भी की है। क्या लगता है आपको कि सियासत में कंपटिशन किसका चल रहा है? पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमारा दौर आने वाला है, मुस्लिम लीग नून वाले मेक श्योर कर रहे हैं कि वही आल इन आल हैं। आप क्या कहेंगे? इलेक्शन है, सबको जोर लगाने का हक है। जी। अगर कोई कहे कि मेरा कोई चांस नहीं है तो फिर वो इलेक्शन क्यों लड़े? यहाँ तो जिसकी ज़मानत जब्त नहीं हो वो भी अगले दिन कहते हैं मैं कल जीत रहा हूँ। इलेक्शन तो तभी लड़ते हैं जब आपको जीत का यकीन हो। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, हर सियासी जमात कह रही है कि मेरे आने का चांस है और मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। पहला काम तो ये है कि सब इलेक्शन लड़े। दूसरा काम है कि जो जीते वो फिर इक़्तिदार संभाल ले। तो मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ कि अगर 5-7 जमातें कह रही हैं कि अगली हुकूमत हमारी है तो ये इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें दब के इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंट और खुला इलेक्शन तो हो सके। बाउंड हैं IMF के कि हम उसी की हर बात माने। बिजली के बिलों में इजाफा हो तो हमें उसी की बात माननी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो हमें उसी को फॉलो करना है। अपने मुल्क के इवन के छोटी सी छोटी चीज़ के लिए जिसमें हम खुद कफ़ील हैं उसमें भी हमें उसी की राय लेनी पड़ती है। वाई? इसलिए कि हम कर्ज लेते हैं, आप ना लें कर्ज। वो कोई आपकी मिन्नतरला करने आते हैं कि हमसे कर्ज ज़रूर ले लें, आप कर्ज ना देखें। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो पूछता है भाई वापस कैसे करोगे? मैं कर्ज लेने जाऊं तो बैंक मुझसे पूछेगा कि आप ये कर्ज वापस कैसे करेंगे? मैं कहूँगा आप मेरी ये प्रॉपर्टी रख लें, अगर ना वापस करूँगा तो मेरी प्रॉपर्टी बेच लें। इसी तरह IMF पूछता है
कि भाई कर्ज ले रहे हो वापस कैसे करेंगे। आप कहते हैं हम बिजली के बिल बढ़ा के मैं वापस कर देंगे, हम पेट्रोल महंगा करके वापस कर देंगे, हम घी महंगा करके वापस कर देंगे। तो जो आपने वादा करना है उन्होंने वापसी के लिए कहना है ना कि भाई आपने वादा किया था इसको काम ना करें। तो जिस दिन हम कर्ज नहीं लेंगे हमें कुछ महंगा नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए कि कर्ज ना लेना पड़े और मुल्क के अंदर सब लोग जो हैं वो टैक्स दें ताकि कर्ज ना लेना पड़े। जिस तरह से अफ़गानियों को मुल्क बेदार और मुल्क से निकालने का एक बेड़ा उठाया गया है, किस हद तक यकीनी है कि इस पर एक पॉजिटिवली अमले पैरा होगा और इस पर कंटिन्यूसली एक वर्क होगा? देखिए 100% कामयाबी किसी काम में नहीं होती। जी जी। डिपेंड करता है कितना कामयाब हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ 10% भी कामयाब हो गया तो बड़ा कामयाब है, 20% कामयाब हो गया तो कमाल कामयाबी है। देखें जो अफ़गानी यहाँ पर हमारी मैशत को ख़राब कर रहे हैं, दो किस्म के अफ़गानियों से हमें प्रॉब्लम है। एक वो जो ब्लैक मार्केट में हैं जिन्होंने यहाँ काम कर रहे हैं स्मगलिंग का, और दूसरा वो जो लॉ एंड ऑर्डर क्राइम में मुलव्वस है। अगर हम इन दोनों को वापस भेजने में कामयाब हो जाएं, बाकी सब खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि पैसे वाले नहीं रहेंगे तो बगैर पैसे वालों का रहना मुमकिन नहीं होगा। बाकी मैंने गवर्नमेंट से के कुछ लोगों से बात हुई है, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब हज़ारों लोगों के कैंप बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, खैमा बस्तियाँ। इन सब को वहाँ लगा के बाढ़ लगा देंगे, या खैमे बस्ती में रहें या वापस चले जाएं, इनकी मर्ज़ी है। बिल्कुल सही। सर आपको कौन सा वक्त नज़र आ रहा है अगला आने वाला, कौन सी पार्टी जो है इक़्तिदार में आएगी, और क्या लगता है कौन सा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? इसको लोग वोट डालेंगे, मैं नजूमी नहीं हूँ। और अगर मैं कहूँ फलां पार्टी जीत रही है तो आप सब लोग कहेंगे आपकी सर प्रेडिक्शन क्या है? पार्टी का हमायती हूँ। इलेक्शन है, सब जिसको लोग वोट डालेंगे वो जीत जाएगा। सही सर, कोई प्रेडिक्ट कर दें। देखिए इमरान खान की नाअहली का पीटीआई को नुकसान होगा, और मैं समझता हूँ कि जब लीडर नाअहल हो जाए तो उसका सियासी जमात को नुकसान होता है। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कुछ नहीं है, इसका उन्हें बहुत नुकसान है। पंजाब के बगैर मरकज़ की हुकूमत बन नहीं सकती। सिंध के बगैर मरकज़ की हुकूमत बन सकती है, पंजाब के बगैर मरकज़ की हुकूमत नहीं बन सकती। तो फिर अल्टरनेट चॉइस तो सिर्फ इस वक्त PMLN रह जाती है, जिसके हमें ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं। बाकी इलेक्शन है, देखें क्या होता है, यहाँ सरप्राइज भी हो सकता है, बैलेट बॉक्स उल्टा भी निकल सकता है और खाली भी निकल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सही। सर जिस तरह से APNA का कन्वेंशन का हम सोच रहे हैं, तो क्या ओपिनियन है आपकी कि इस कन्वेंशन में हमारे क्या स्पेशल जो है डिमांड्स हैं? देखिए अभी तो हमने इस कन्वेंशन के बारे में सोचा है। जी जी। अब हम इसका एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे जी, और हम इसका एक पासनामा बनाएंगे। हम हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखेंगे, हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, हम अपने एक चार्टर ऑफ डिमांड के साथ हुकूमत के सामने आएंगे और लोगों के सामने भी आएंगे। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड अच्छा होगा हमारा, तो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो जो हमारे जायज़ मुतालबात है वो पूरे करें। जी तो नाज़रीन, ये थी मुज़म्मिल सहर वर्दी साहब की गुफ्तगू। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। ऑब्वियसली हमारे मुल्क की नाकामी की रीज़न, या हम सब की नाकामी की रीज़न जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। किस सेंस में? टैक्स की मद में। हम जितने भी कामयाब ममालिक को हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, यूज़ करते हैं या लोगों को कहते हैं, ऑब्वियसली उनकी सबसे बड़ी जो बात है वो टैक्स कलेक्शन है, जो हमारे पास नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, और बहुत अच्छी बात आपने की। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो प्लीज़ टैक्स कलेक्शन करें, ताकि हम IMF से बच सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।